Good morning, class 11th. Today I am resuming chapter 10th of history, that is displacing indigenous people. And today, the first topic that we are going to study under this chapter is the gold rush and the growth of industries. So, let's start. There was always the hope that there was gold in North America. हमेशा से लोगों में ये होप रही कि नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड है. In 1840s, traces of gold were found in the USA and California. और 1840s में गोल्ड के ट्रेस मिले कैलिफोर्निया में, दैट इज इन यूएसए. दिस लेड टू द गोल्ड रश. और जब गोल्ड के ट्रेसेस मिले तो इस वजह से गोल्ड रश हुआ. When thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. और जब पता लगा कि अमेरिका में काफ़ी गोल्ड है तो बहुत सारे थाउजेंड्स के नंबर पे जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका को दौड़े, वहाँ को हरीली गए. किस होप में कि वहाँ पर जाकर वो अच्छा फॉर्च्यून बना पाएंगे. ओके, दे कुड मेक अ वेरी गुड फ्यूचर. दिस लेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट. और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रेलवे लाइन्स का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ. ओके, इन द कॉन्टिनेंट फॉर विच thousands of Chinese workers were recruited. और ये जो रेलवे लाइन डेवलप हो रही थी, बिल्ट हो रही थी, इसके लिए थाउजेंड्स के नंबर में चाइनीज वर्कर्स को रिक्रूट किया गया था. द यूएसएज रेलवे वॉज कंप्लीटेड बाय 1870. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रेलवे लाइन था वो 1870s में कंप्लीट हो गया था. एंड दैट ऑफ कैनेडा बाय 1885. और जो कनाडा का रेलवे लाइन था वो 1885 तक का कंप्लीट हुआ था. रीजन वाई द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड. अब रीजन क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ. स्मॉल पीजेंट्स वर लूजिंग देयर लैंड. जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे वो अपनी लैंड को क्या कर रहे थे, लूज कर रहे थे. टू बिग फार्मर्स एंड मूविंग टू जॉब्स एंड फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो रीजन है वो ये था क्योंकि जो स्मॉल पीजेंट्स थे वो अपनी लैंड को लूज कर रहे थे बिग फार्मर्स को, और इस वजह से वो कहाँ पे जॉब्स ढूंढ रहे थे, फैक्ट्रीज में जॉब ढूंढ रहे थे. तो इस वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका. The manufacture railway equipment so that rapid transport could link distant places and to produce machinery which would make large scale farming easier. अब रेलवे इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसलिए रेलवे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना था ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो रैपिड हो सके और डिस्टेंट प्लेसेस को ईजिली लिंक कर सके ताकि जो मशीनरी है फॉर द लार्ज स्केल फार्मिंग वो अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके. इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रू एंड फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड बोथ इन द यूएसए एंड कनाडा. जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे उनका ग्रोथ हुआ और फैक्ट्रीज का जो नंबर था वो मल्टीप्लाइड हुआ, बढ़ा, बोथ इन यूएसए एज वेल एज इन कनाडा. In 1860, the USA had been an undeveloped economy. Okay, 1860 में यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी. In 1890, it was the leading industrial power in the world. And 1890 में USA became the leading industrial power in the world. 1860 में USA underdeveloped था in the means of economy. Whereas in 1890 it was leading industrial power in the world. So there was a drastic change. Within few years USA was developing its own colonies. और कुछ सालों में USA ने खुद अपनी colonies को develop करना शुरू किया. In Hawaii and Philippines it had become an imperial power. Okay, and जो colonies थी वो कहाँ पर develop हो रही थी, हवाई और फिलीपींस में, और eventually USA became an imperial power. Okay, now constitutional rights. Both democratic rights and the rights to property were only for white men. Now the constitutional rights that were the democratic rights as well as the right to property, ये बस किसके लिए थे, white men के लिए ही थे. Now the winds of change. The Indian Reorganization Act of 1934 gave natives and reservations the right to buy land and take loans. तो जो एक्ट आया इसमें रिजर्वेशंस हुए फॉर द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स. ठीक है, ये राइट दे दिया गया नेटिव्स को
In 1954, in the Declaration of Indian Rights, a number of native peoples accepted the citizenship of USA. 1954 में इंडियन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ और इसमें जो नेटिव पीपल थे उनको सिटीजनशिप दी गई यूएसए की, बट ऑन अ कंडीशन. अब एक कंडीशन दी गई उनको, दैट देयर रिजर्वेशंस वुड नॉट बी टेकन अवे. उन्होंने बोला कि हम सिटीजनशिप यूएसए की लेंगे, बट इसकी कंडीशन क्या है कि जो रिजर्वेशंस हमको मिलता था वो हमसे वापस नहीं लिया जाएगा, एंड देयर ट्रेडिशंस वुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद, और जो उनके ट्रेडिशंस हैं उनमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा. In 1982, in Canada, when Constitution Act accepted the existing Aboriginal and treaty rights of the natives, there came a big change. और 1982 में जब कनाडा में जो Constitution Act था उसने जो एबोरिजिनल एग्जिस्टिंग एबोरिजिनल और ट्रीटी राइट्स थे नेटिव्स के उनको एक्सेप्ट किया और उसके साथ कुछ नए चेंजेस किए. सो इट ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन द विंड ऑफ द होल Canada as well as in USA. Now coming on to Australia, in the late 18th century there were between 350 and 750 native communities in Australia, each with its own language. लेट 18th सेंचुरी में 350 से लेके 750 नेटिव कम्युनिटीज़ थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी. ओके, द कम्युनिटीज़ दैट वर रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे ऑल हैड देयर ओन लैंग्वेजेस. Australia is sparsely populated. Okay, at that time Australia was sparsely populated and even now most of the towns are along the coast. और आज की भी डेट पे जो ऑस्ट्रेलिया के मोस्टली टाउन्स हैं they are along the coast. Okay. The development of Australia. The economic development of Australia under European settlement was not varied as in America. जो economic development था ऑस्ट्रेलिया का अंडर द यूरोपियन सेटलमेंट ये इतना ज़्यादा वैरिड नहीं था जितना ज़्यादा अमेरिका का था. वास्ट शीप फार्म्स एंड माइनिंग स्टेशंस वर एस्टैब्लिश्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. बहुत बड़े बड़े शीप फार्म्स और माइनिंग स्टेशंस को एस्टैब्लिश किया गया था काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद, एंड विद मच लेबर्स फॉलोड बाय वाइनयार्ड एंड व्हीट फार्मिंग. ओके, एंड द लेबर्स वर फॉलोड बाय वाइनयार्ड एंड व्हीट फार्मिंग. When the states were united and it was decided that the new capital would be built for Australia in 1911, one name suggested for it was wool wheat gold. जब स्टेट्स को यूनाइटेड किया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि न्यू कैपिटल को बिल्ड किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, सो 1911 में एक नेम सजेस्ट किया गया कैपिटल का. अगर कैपिटल बनेगा तो उसका नाम सजेस्ट किया गया कि उसको क्या बोला जाएगा, वूल व्हीट गोल्ड. ओके, नाउ वूल इसलिए अभी मैंने आपको बताया वास्ट शीप फार्म्स हो गए थे. व्हीट अभी मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर के लिए मशीनरीज लाई जा रही थी. गोल्ड बिकॉज देयर वाज अ गोल्ड रश. ओके, सो अल्टीमेटली इट वाज कॉल्ड कैनबेरा और उसको अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैसे बनाया गया, कैनबेरा को बनाया गया. नाउ द विंड्स ऑफ चेंज. In 1968, people were electrified by a lecture by the anthropologist W.E.H. Steiner. 1968 में जो लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, they got electrified or they got very motivated by a lecture by the anthropologist who was W.E.H. Steiner, entitled The Great Australian Silence. और इनके लेक्चर का नाम क्या था, The Great Australian Silence और The Silence of Historians About the Aborigines. Okay. Now coming on to the next, that is from the 1970s. As was happening in North America, unity marked the university departments have been instituted to study native cultures. Galleries of native art have been added to art galleries, museums. 1970s में नॉर्थ अमेरिका में यूनिटी लाई जा रही थी, तो इस वजह से जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स थे उनको ये चीज़ इंस्टीट्यूट की गई कि वो जो नेटिव या जो लोकल आर्ट है, कल्चर्स हैं और जो वहाँ का एक तरीके से ट्रेडिशंस हैं, इन सबको गैलरी या म्यूजियम्स में उनको एक तरीके से कंजर्व करके रखा जाए. फ्रॉम 1974 मल्टीकल्चरलिज्म हैज़ बीन ऑफिशियल पॉलिसी. या 1974 के बाद मल्टीकल्चरलिज्म, दैट मीन्स मेनी कल्चर्स का जो ऑफिशियल पॉलिसी थी ऑस्ट्रेलिया में, इसको लागू किया गया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी
इट गेव इक्वल रिस्पेक्ट टू नेटिव कल्चर्स, जितने भी नेटिव कल्चर्स थे उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती थी, एंड टू द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया, और उतनी ही इम्पोर्टेंस जो इमिग्रेंट्स आए थे, मीन्स जो यूरोप और एशिया से आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके कल्चर्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था। सो 1974 में जो मल्टी कल्चरलिज्म का एक तरीके से आप कहेंगे सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, ये एक ऑफिशियल पॉलिसी थी ऑस्ट्रेलिया में जो इक्वल रिस्पेक्ट देती थी नेटिव कल्चर्स को एज वेल एज उन कल्चर्स को जो इमिग्रेंट्स थे, उनका जो कल्चर था उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी जितनी वहाँ के लोकल कल्चर को दी जाती थी। From the 1970s, as the term human rights began to be heard at meetings of the UNO and other international agencies, और 1970s के बाद या से ह्यूमन राइट्स का एक ऐसा वर्ड था ह्यूमन राइट जो सुनाई देने लग गया था, ओके, and it was heard at the meetings of UNO, that is United Nations Organization, and at other international agencies. Now, the two important decisions related to natives recognition. First decision, to recognize that the natives had strong historic bonds. जो recognition दिया गया था नेटिव्स को वो इस बेसिस पे दिया गया था कि जो नेटिव्स हैं उनका जो हिस्ट्रिक बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, स्ट्रॉन्ग हैं विद द लैंड, अपनी लैंड के साथ, विच वॉज सैक्रेड एंड दैट लैंड वॉज सैक्रेड या पवित्र, टू देम एंड विच शुड बी रिस्पेक्टेड, और ये माना जाता था कि लैंड को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है एज वेल एज नेटिव्स को भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकेंड, while past acts could not be undone, there should be a public apology for the injustice done to children in an attempt to keep white and colored people apart. Now, second क्या था जो important decision लिया गया वो ये लिया गया, पहला तो क्या लिया गया कि जो नेटिव्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाएगा क्योंकि उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका अपनी लैंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो सेक्रेड है और इस बॉन्ड को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड जो डिसीजन लिया गया वो ये लिया गया कि जो पास्ट में एक्ट्स हो चुके हैं इनजस्टिस के, जो पास्ट के लोगों के साथ इनजस्टिस हो चुका है उसके लिए एक पब्लिक अपॉलजी होनी चाहिए, ओके, चिल्ड्रंस के लिए कि उनके साथ जो भी आज तक का इनजस्टिस हुआ है, ताकि जो वाइट और कलर्ड है उनको एक दूसरे से जो अलग रखा गया आज तक उसके लिए उनको अपॉलजी दी जाए। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन भी उस टाइम पर हुआ था, जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए थे और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स दिए गए थे वो वाइट को दिए गए थे। तो जब इतना सारा चेंज हुआ तो जो सेकंड डिसीजन लिया गया इम्पॉर्टेंट वो ये डिसीजन था कि पास्ट के एक्ट्स को एक अपॉलजी के थ्रू जो बच्चे थे उनके सामने एक अपॉलजी की जाए कि उनके साथ जो भी अनजस्टिस हुआ है आज तक कि वाइट और कलर्ड को अलग अलग रखा गया, उसके लिए पब्लिकली अपॉलजी मांगी जाए बच्चों से। किस लिए? जो भी उनके साथ आज तक इनजस्टिस हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, ओके, or the racism you can say in one word. So here I am resting chapter 10th of history, that is displacing indigenous people. The chapter is complete over here. I hope so you people got the chapter. If not, revisit the videos. Thanks for listening.